nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है। nth टर्म ऑफ एन एपी का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है an इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू d, है ना। तो nth टर्म का मतलब क्या है, सोचिए कि अगर आपने n की जगह 4 रख दिया, अगर n की जगह आपने यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर आपने n की जगह 5 रख दिया तो वो हो जाएगा फिफ्थ टर्म, n की जगह 7 रख दिया तो वो हो जाएगा सेवंथ टर्म, n की जगह 10 रख दिया तो 10th टर्म। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए मेरे को एपी दे रखा है कोई, और मुझे एपी की सारी टर्म्स नहीं दे रखी, शुरुआत की 3-4 टर्म्स दे रखी है, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि आप उसकी 49th टर्म निकालिए तो आप n की जगह 49 रखेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। अब देखिएगा, सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए आप आ जाइए पेज नंबर 102 पर, एग्जांपल नंबर 3। पेज नंबर 102, एग्जांपल नंबर 3। पेज 102, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एबी, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एबी। एक एबी दे रखा है 2 7 12, 2, 7, 12, डॉट डॉट डॉट, ये एक एबी दे रखा है। मुझे इसकी 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, सॉरी 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसका मतलब n की वैल्यू, मैं ये वाला जो फॉर्मूला है जनरल टर्म वाला, मैं इस वाले फॉर्मूले में नमस्ते नमस्ते, मैं n की जगह 10 डाल दूंगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा देखिएगा कि a कितना है, ये एपी दे रखा है तो पहली टर्म को बोलते हैं ए हो गया 2, कॉमन डिफरेंस ये क्या हो जाएगा, जो भी कॉन्सेक्यूटिव टर्म है उसमें जस्ट मतलब एक बाद वाली में से पहले वाली को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो गया 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। आप 12 माइनस 7 करोगे तो भी 5 आएगा। ए आ गया, बी आ गया। वो पूछ रहे हैं 10th टर्म, 10th टर्म का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूँ इधर। सर यहाँ ए हमेशा A1 होता है ना? नहीं बेटा, हाँ ए का मतलब हमेशा A1 होता है, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है 2। अब जैसे 10th टर्म है तो 10th टर्म का मतलब है मेरे को निकालना है A10, यानी कि 10th टर्म है तो A10, तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू बी, वही n की वैल्यू क्या हो गई 10। अब देखिएगा, अब इसमें क्या करेंगे, A10 इज इक्वल टू, ए कितना है, ए है 2 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9, और डी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 5, 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 2 प्लस 45 कितना हो गया 47। 47। बताइए क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4 में है which term of the AP 21, 18, 15 which term of the AP 21, 18, 15 dot 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 21, 18, 15 and dot 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 is minus 81। इस AP की कौन सी टर्म minus 81 होगी, तो ये बताना है। also is any term 0, क्या कोई टर्म 0 भी होगी, also comma is
एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगी? और फिर उन्होंने बोला है गिव रीजन फॉर योर आंसर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आप आंसर देंगे, उसका आप रीजन भी दीजिए। एग्जांपल नंबर 4 ये है, तो इसमें देखिएगा सबसे पहले मैं देखूंगा कि ए बी क्या दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन ए बी, ये है 21, 18, 15, डॉट डॉट ऐसे छोड़ दिया। अब ये जो मेरे को एपी दे रखा है, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है बेटा 21, यानी कि ए को गिवन है हमको 21 एंड कॉमन डिफरेंसेस 18 माइनस 21 करके देख लीजिए। 18 माइनस 21 तो कॉमन डिफरेंस है -3, ये 21 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -3। अब इन्होंने बोला व्हिच टर्म इज -81, तो आप ये कहेंगे कि मुझे कौन सी टर्म है, nth टर्म दे रखी है -81, दे रखा है nth टर्म n is equal to -81, ये गिवन है। अब n उन्होंने बोला ना व्हिच टर्म इज -81, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू मान लो 2 आ गई तो मैं बोलूंगा सेकंड टर्म, n की वैल्यू मान लीजिए 3 आ गई तो मैं बोलूंगा थर्ड टर्म, 4 आ गई तो फोर्थ टर्म। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब पूछा जाए ना व्हिच टर्म, तो इसका मतलब n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब उन्होंने बोला है व्हिच टर्म इज -81, तो मैं an को -81 बोल दूंगा। ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। Yes, sir. हमने an को बोल दिया -81। अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस n minus 1 into d is equal to -81। अब a कितना है 21 प्लस n minus 1 और d कितना है -3 is equal to -81। एक्सपेंड करिए, 21 -3 into n -3n -3 into -1 प्लस का 3 is equal to -81। ठीक है, तो -3n प्लस 24 is equal to -81, -3n is equal to -81 -24। ठीक, अब जरा देखिएगा -3n is equal to -81 -24, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1 और 4 हो गया 5 और 8 और 2 हो गया 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो n is equal to 35। तो एक तो आंसर हो गया 35th टर्म इज -81, -81 35th टर्म है -81। एक तो ये चीज हो गई। देखिए दूसरा इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने बोला है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म जीरो भी होगी इसमें? चलिए जी देखते हैं अभी क्या कोई टर्म जीरो होगी या नहीं। देखो हमने कहा कि इफ n is equal to 0, अगर कोई nth टर्म जीरो है तो आप फॉर्मूला लगाइए। बेटा मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। अब a की जगह 21 प्लस n की जगह, सॉरी n तो n ही रहने दीजिए क्योंकि ये बताना है कि विच टर्म इज जीरो, क्या कोई टर्म जीरो होगी या नहीं होगी ये बताना है। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है -3 इज इक्वल टू 0। अब देखते हैं अगर n की प्रॉपर वैल्यू आ गई, इंटीजर वैल्यू आ गई, मतलब पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, n की वैल्यू आनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 ऐसी, पॉइंट्स भी नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। तो मैं कहूंगा कि यस कोई टर्म इसमें जीरो हो सकता है। तो जरा देखते हैं, ये हो गया 21 -3 into n
-3n -3 into -1 plus का 3 is equal to 0 -3n 21 plus 3 हो गया 24 is equal to 0 -3n is equal to -24 minus से minus cancel 3 8 is 24 तो n is equal to 8 n is equal to 8 रखने पर हमारा an जो है वो 0 आ रहा है तो हम बोलेंगे yes 8th term is 0 8th term is 0 वो पूछ रहे हैं ना क्या कोई टर्म 0 होगी तो हम बोलेंगे yes 8th term will be 0 तो 8th term होगा 0 अच्छा Excuse me, sir. हाँ जी सर अगर इसमें n इक्वल्स टू -8 आते तो हम ऐसे कर सकते हैं कि हम n को मतलब उसको प्लस में ले लें जैसे एरिया के उसमें किया था। नहीं n जो है ना n हमेशा एक पॉजिटिव नंबर आना चाहिए और प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए ठीक है मतलब समझ अगर वो गए नेगेटिव में होगा तो फिर वो आंसर नहीं है, मतलब हम उसको पॉजिटिव में नहीं ले सकते फिर। आप पॉजिटिव में नहीं ले सकते नेगेटिव में है तो आप ये कहेंगे एनी टर्म कांट बी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स के कितनी टर्म्स हैं तो टर्म कितनी होगी एक टर्म दो टर्म तीन टर्म चार टर्म ऐसे होंगी ना टर्म टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं यस होगी हाँ चलिए जी ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 4 है एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं डिटरमिन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9 मुझे एक ऐसा एपी फाइंड आउट करना है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है और सेवंथ टर्म 9 है एग्जांपल नंबर 5 determine the AP whose third term is 5 determine the AP whose third term is 5 and seventh term is 9 and seventh term is 9 मुझे एक ऐसा एपी बताना है जिसकी थर्ड टर्म तो 5 है यानी कि गिवन थर्ड टर्म a3 is equal to 5 अच्छा a3 का मतलब क्या हो जाएगा a plus 3 minus 1 into d a3 का मतलब a plus 3 minus 1 into d तो मैं उसको सीधा सीधा a plus 2d लिख सकता हूँ हम कहेंगे a3 को a plus 3 minus 1 into d is equal to 5 मतलब a plus 2d is equal to 5 ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि थर्ड टर्म दे रखा था 5 और सेवंथ टर्म दे रखा है 9 ये दे रखा है कि a7 is equal to 9 तो a7 को मैं क्या बोलूंगा a plus 7 minus 1 into d is equal to 9 मतलब a plus 6d is equal to 9 ये होगी इक्वेशन नंबर 2 तो अब क्या करेंगे जब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं तो हम उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते थे जैसे x और y वाली दो इक्वेशन आ जाती थी ना तो उनको एलिमिनेशन लगाकर करते थे वैसे ही यहाँ पर करेंगे
देखिएगा subtract subtract 2 from 1 सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा a plus 2b is equal to 5 और a plus 6b is equal to 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला माइनस माइनस माइनस, ये माइनस से कैंसिल हो गया, 2d minus 6d कितना हो जाएगा -4d -4d और 5 minus 9 हो जाएगा -4 माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, d की d वैल्यू equals to 1। है ना। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इसको जिस इक्वेशन में आपका मन करे उसमें रख दीजिए, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a plus 2d is equal to 5। तो a plus 2 into 1 is equal to 5। तो a हो गया 5 minus 2, तो a की वैल्यू हो गई 3। a हो गया 5 minus 2, तो a की वैल्यू हो गई 3। Therefore AP will be, देखिए AP क्या होता है, AP में जो टर्म्स लिखी रहती हैं तो वो होती है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। तो अगर मान लो मेरे को फर्स्ट टर्म की बात करनी है तो बेटा फर्स्ट टर्म होगा a, सेकंड टर्म होगा a plus 1d, थर्ड टर्म होगा a plus 2d, फोर्थ टर्म होगा a plus 3d एंड लाइक दिस डॉट डॉट डॉट। बता दीजिए, समझ गया मेरी चीज? यस सर। है ना। Yes, sir. अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ए बी है डी बी है ना। तो इसको किस तरीके से करेंगे जरा देखिएगा। मैंने कहा कि 1 डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है 1, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 3, सेकंड टर्म हो गया 3 plus 1, थर्ड टर्म हो गया 3 plus 2 into 1, अगला टर्म हो जाएगा 3 plus 3 into 1 एंड लाइक दिस। तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 लाइक दिस। बताइए सभी को समझ में आ गया? कुछ बच्चों ने तो सॉल्व करके भेज भी दिया था। Yes, sir. यस सर। चलिए Yes, sir. ठीक है। अब इसके बाद ये था हमारा एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल 5 के बाद में देखेंगे एग्जांपल नंबर 6। Example number 6 देखिए, check whether 301 is a term of the list of numbers. Check whether 301 is a term of the list of numbers is a term of the list of numbers 5 11 17 23 5 11 17 23 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब देखिए लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है। लिस्ट ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है कि हमें नहीं मालूम कि ये एपी है या नहीं, तो पहले ये देखना है कि ये एपी होगा या नहीं होगा, पहले ये देखना है। अब जरा देखते हैं इसमें ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखा है 5 11 17 23, 11 minus 5 करेंगे तो 6 आएगा, 17 minus 11 करेंगे तो भी 6 आएगा, 23 minus 17 करेंगे तो भी 6 आएगा। तो हर तरह से हम देख रहे हैं 6 ही आ रहा है रिजल्ट। तो हम यहाँ पर बोलेंगे
clearly it is an AP with first term यानी कि a तो हो जाएगा यहाँ पर 5 और बेटा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा 6। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करो, जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कॉमन आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 6, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो अब हम ये चेक करते हैं कि 301 इसका कोई टर्म होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर वी हैव टू चेक whether 301 is a term of this EP और नॉट। ये चेक करना है कि वो जो टर्म है 301 वो इस एपी का कोई टर्म है या नहीं है, ये चेक करना है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे लेट n is equal to 301, फॉर्मूला लगाएंगे a plus n minus 1 into d is equal to 301। तो a कितना है 5 plus n minus 1 into d कितना है 6 is equal to 301। मल्टीप्लाई करें 5 plus 6 and minus 6 is equal to 301। तो 6 और 5 minus 6 कितना हो गया minus 1 is equal to 301। 6 is equal to 302 n is equal to 302 upon 6। 6 5 are 30, 6 zeros are 6 3 are 18, 6 3 are 18। तो हम ये कहेंगे क्लियरली अब यहाँ पर देखिए कि जो n है ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा since n is not a positive integer, since n is not a positive integer, n is not a positive integer, so 301 is not a term of this AP। 301 इस AP की कोई टर्म नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6 के बाद है एग्जांपल नंबर 7। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? एग्जांपल नंबर 7 है हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स how many two digit numbers are divisible by 3? ऐसे कितने टू डिजिट नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं? तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि टू डिजिट नंबर हमारे स्टार्ट कहां से होते हैं और खत्म कहां तक होते हैं। हमने कहा कि सबसे पहला जो टू डिजिट नंबर होता है, सबसे पहला टू डिजिट नंबर होता है, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर होता है 10। ये सभी को पता है? यस सर। और सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या होता है? 99। अब ये बोलेंगे लेकिन जो 10 है 10 3 से डिविजिबल तो नहीं होता, तो सबसे छोटा टू डिजिट नंबर 12 होता है। बिल्कुल। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर divisible by 3 is 12।
ये 12 होता है। और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है डिविजिबल बाय 3? बताइए 99 यस सर। है ना। तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास कितने 2 डिजिट नंबर्स होते हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि all 2 digit numbers divisible by 3 will form an AP. Will form an AP. इसका एक AP बन जाएगा। और AP किस तरीके का बनेगा? देखिए सबसे छोटा होगा 12, 12 से अगला 3 जो 3 से डिविजिबल है वो क्या होगा 15, 15 से अगला जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 18, 18 से अगला 21 एंड लाइक दिस। जो आखिरी नंबर होगा बेटा वो होगा 99। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो हियर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो हो गया 12 और जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया 3 और जो लास्ट नंबर है इसको मैं बोल दूंगा nth टर्म, ये हो गया 99। तो अगर an को 99 मान के, an हमारा आखिरी टर्म हो गया, अगर an को 99 मानते हुए अगर मैं इसमें n की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाकर, तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। अगर an को 99 मानते हुए मैं जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा दूं और n की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास ये पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। ठीक है। तो देखिएगा मैं इधर कर रहा हूं इसको। चलिए जी, तो हम कहेंगे an is equal to 99। अब an में लगाएं फॉर्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 99। अब यहाँ पर a कितना है 12 plus n minus 1 into d कितना है 3 is equal to 99। तो ये हो गया 3 into n minus 1 is equal to 99 minus 12 जो हो गया 3n minus 3। 99 minus 12 कितना होगा? 9 minus 2 हो गया बेटा 7 और 9 minus 1 हो गया 8, 87। 3n is equal to 87 plus 3, 87 plus 3 हो गया 90, 90 upon 3, तो n is equal to हो गया 30। वो क्या पूछ रहे थे? हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? आप कहेंगे देयरफॉर 30 टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। सभी को क्लियर है? यस सर। हर्षिका? यस सर। ठीक है। पार्थ मेहता, पार्थ अग्रवाल दोनों बताओ क्लियर है? यस सर। यस। चलिए जी, अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। बस 1 मिनट रुकिए, मैं जरा पानी पी रहा हूँ।
चलिए जी अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल 8 में है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। फाइंड द 11th term from the last term find the 11th term from the last term ब्रैकेट में है towards the first term towards the first term bracket close towards the first term of the AP of the AP 1074 till minus 62 1074 till minus 62। देखिएगा इसमें ना हमसे ये पूछा गया है कि जो मेरे को 11th टर्म निकालनी है वो लास्ट से निकालनी है कैलकुलेट करके। तो लास्ट से किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा, जब भी कभी मेरे को लास्ट से निकालनी होती है ना टर्म तो हम क्या करते हैं कि जो भी कॉमन डिफरेंस होता है उसको देखिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला लिखिए सीधे सीधे है ना टर्म फ्रॉम एंड है ना। अब ये इसका मतलब क्या है कि एंड से निकालना है, इसका मतलब क्या है ये देखिएगा जरा। मैं एक मिनट एक चीज बताना चाहता हूँ कि nth टर्म जब एंड से निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मान लो मुझे कोई एपी दे रखा है, मान लीजिए कोई एपी दे रखा है विद कॉमन डिफरेंस 2, जैसे मान लो ये है 2 4 6 8 10 ये। अगर मान लीजिए मेरे से ये बोला जाए कि आप इसका सेकंड टर्म निकालिए तो सेकंड टर्म हमेशा आप यहाँ से काउंट करोगे 1 2, ये हो गया सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हो गया 4। अगर इसी तरीके से आपसे ये बोला जाए कि आप इसका सेकंड टर्म निकालिए फ्रॉम एंड, तो एंड से हम सेकंड टर्म निकालेंगे तो बेटा ये हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म फ्रॉम एंड, इसका फॉर्मूला होता है कि nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L यहाँ पर क्या होता है, जैसे nth टर्म शुरुआत से लेते हैं तो वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर L का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यहाँ पर क्या माइनस 62, तो लास्ट टर्म माइनस प्लस नहीं आएगा यहाँ पर माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये करते हैं तो आप ये फॉर्मूला लगाकर लास्ट से आखिरी से अगर काउंट करूं तो आखिर से लास्ट से 11th टर्म क्या होगी वो भी देखते हैं। nth टर्म ये सर क्या पूछ रहे हैं 11th टर्म फ्रॉम एंड। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर therefore, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ए एन को भी तो एल बोलते हैं। हाँ एन को एल बोल देते हैं, जो आखिरी टर्म होती है ना ये लास्ट वाली टर्म इसको बोल देते हैं हम एल। एल सर मतलब दिखाई नहीं दे लास्ट रहा। टर्म दिख जाएगा। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब ए एन को ही एल बोल देते हैं। एक मिनट वेट करिए अभी दिखाई दे जाएगा।
अच्छा, इधर कुछ इशू हुआ है तो जरा आप 1 या 2 मिनट होल्ड करके रखिएगा, अभी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। 1-2 मिनट बाद चालू होगा ये, है ना? तो 1-2 मिनट आप होल्ड रखिए। ओके सर। ओके, देखिए एग्जांपल नंबर 9 में इन्होंने बोला a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. कि मुझे at the end of each year मुझे interest calculate करना है। Do these interests form an AP? If so, find the interest at the end of 30 years, making use of this fact. अच्छा, तो अब हमें करना है कि a sum of rupees 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. हर ईयर के एंड में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं ये कहूंगा, एग्जांपल नंबर 9 में देखिएगा, एग्जांपल नंबर 9। अब चूंकि ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी, पी आर टी अपॉन 100। याद होगा आप लोगों को? ठीक है, यस Yes, सर। sir. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। तो ये है इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट को लिख देते हैं ऐसा ही, एट द एंड ऑफ ऐसा ही एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1। तो फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल कितना है? 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8, टाइम कितना है? 1 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये आ गया इंटरेस्ट आ गया 80 रुपीज। ठीक है, इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट ऐसा ही एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में ऐसा ही कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल यानी कि 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू टाइम कितना हो गया? 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 टू जा 16, 16 के आगे एक जीरो लगा दीजिए, रुपीज 160। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल हो जाने के बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% इंटू 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, 8 3 जा 24, 240 रुपीज 240। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा, सर हाँ जी बोलो। सर ब्लर हो गए बिल्कुल सर, तो बिल्कुल तुम्हारे ब्लर हो एंड पर गई। कोई प्रॉब्लम, तुम्हारे एंड पर बेटा प्रॉब्लम हुई होगी, हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक, देखिए हम बोलेंगे क्लियरली these terms form an AP। इन टर्म्स का एक AP बन रहा है। अब ये हो जाएगा 80, पहला फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट ईयर के बाद इंटरेस्ट 80 रुपीज, सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट 160 और थर्ड ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना? 240। लाइक दिस, ये हो गया। तो इसमें मेरा फर्स्ट टर्म ए कितना है? 80। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो या थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करो, वो हमारा 80 ही आ रहा है डिफरेंस। तो 160 माइनस 80, ये हो गया 80। अब उसके बाद इन्होंने क्या पूछा है एग्जांपल नंबर 9 में? इन्होंने पूछा है कि इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। कि 30 साल के बाद, 30 इयर्स के बाद में टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट कितना होगा 30 इयर्स के बाद? फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 इयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट।
तो ये 1 साल के बाद इंटरेस्ट 80, 2 साल के बाद इंटरेस्ट 160 यानी कि सेकंड टर्म, 3 साल के बाद इंटरेस्ट 240 यानी कि थर्ड टर्म। तो 30 इयर्स के बाद इंटरेस्ट कितना होगा 30th टर्म, ये 30। तो A30 क्या हो जाएगा A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर A है 80, 30 माइनस 1 हो गया 29 इंटू डी कितना है 80। ये हो गया, बड़ा आराम है इसमें। ये देखिए ये 80 है, ये 29 इंटू 80 है, दो टर्म्स हैं। 80 को ले लीजिए कॉमन, मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस 29 यानी कि 30। 30 इंटू 80 कितना हो गया रुपीज 2000। 2400। बताइए जी सभी बच्चों को क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हर्षित, यस सर। दिवस, लक्ष्य, यस सर। ठीक है जी। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। ये था हमारा एग्जांपल नंबर 9। एग्जांपल नंबर 9 के बाद में एग्जांपल नंबर 10 है। इन अ फ्लावर बेड देयर आर in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second, 19 in the third, and so on. There are 5 rose plants in the last row. How many rows are there in the flower bed? तो रोज में लगा रखे हैं फ्लावर बेड। फ्लावर बेड में अलग अलग रोज बनी हुई है फ्लावर्स की। देखिए जी, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो में कितने रोज प्लांट्स हैं? रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो कितने हैं 23। फिर है नंबर ऑफ रोज प्लांट्स इन द सेकंड रो। सेकंड रो में रोज प्लांट्स कितने हैं 21। फिर है रोज प्लांट्स इन द थर्ड रो। थर्ड रो में रोज प्लांट्स कितने हैं 19 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे ये सीक्वेंस बढ़ता जाता है। उसके बाद ये बोल रहे हैं देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो का मतलब nth बोल दीजिए आप, nth रो। रोज प्लांट्स इन द nth रो कितने हैं 5। तो हम ये बोलते हैं कि ये ना क्या है कि 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -2 का। तो ये एक एपी बन रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे क्लियरली इट इज एन एपी विद फर्स्ट टर्म क्या है 23। कॉमन डिफरेंस क्या है 21 माइनस 23 करोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा -2। कॉमन डिफरेंस आ गया -2। और nth टर्म an जो लास्ट टर्म भी जिसको बोलते हैं वो आ रहा है 5। और इन्होंने बोला है ना कि रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो। तो लास्ट रो मतलब nth रो। तो लास्ट रो में रोज प्लांट्स कितने हो गए ये हमको दे रखा है। लास्ट रो में रोज प्लांट्स कितने दे रखे हैं 5 दे रखे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा ये बोल रहे हैं हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। ये फ्लावर बेड में कितने रोज होंगे? तो an है मेरे पास, a है, d है, फॉर्मूला लगा दो बस।
देखिए अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर a n is equal to 5 है तो फॉर्मूला लगा दूंगा मैं a plus n minus 1 into b is equal to 5 तो a कितना है 23 plus n minus 1 b कितना है -2 is equal to 5 तो अब अगर इसको एक्सपेंड करेंगे ये हो जाएगा 23 -2 into n हो गया -2n और -2 मल्टीप्लाइड बाय -1 ये हो गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 5 तो -2n प्लस 25 इज इक्वल टू 5 -2n इज इक्वल टू 5 minus 25 -20 तो n की वैल्यू आ गई 10 आंसर क्या है 10 रोज बताइए समझ में आ गया यस सर। हाँ जी सर। ठीक है Yes, sir. चलिए जी और इसके बाद में आपको इसमें करना है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक होमवर्क है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका होमवर्क है ठीक है यस सर। यस सर। हाँ जी ये करके आप भेजिएगा ठीक आज के लिए बस इतना ही करेंगे सर आपने टेस्ट भेज दिया? बेटा अभी नहीं भेजा टेस्ट दे दूंगा ठीक है सर। ठीक है जी। Sir, namaste. नमस्ते Yes, थैंक sir. यू सर। ओके ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके